तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर क्रैश कोर्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पेपर F1 के बारे में, जिसमें हम कवर कर रहे थे। हमारा टॉपिक जो था प्रमुख चिंतकों के मौलिक विचार, जो शिक्षण शास्त्रीय समझ थी उसको हम यहाँ पर जान रहे थे, जिसमें हम कवर कर रहे थे। काफ़ी हमने कवर कर लिया, जैसे कि महात्मा गांधी को हमने कवर कर लिया है, पढ़ लिया है कि उनकी क्या क्या शिक्षण में उनके विचार रहे हैं और क्या क्या जो है वो उन्होंने क्या क्या शिक्षा के बारे में अपना योगदान दिया। उसके बारे में गिजू भाई के जो प्रयोग रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और उनकी जो पुस्तक है दिव्य स्वप्न, उसके बारे में हमने जाना। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। इसमें हम जानेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के बारे में। इनका जो जीवन परिचय है वो हमने पिछली वीडियो में जो है वो कवर कर लिया था, तो आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एक बार फिर भी मैं एक बार मतलब हम लोग रिकॉल कर लेते क्या क्या हमने देखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो इनका असली नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर था, ये कोलकाता में इनका जन्म हुआ था 7 मई को 1861 में, और फिर इनका कोलकाता में इनकी जो है मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 में। ठीक है। अगर हम बात इनके पिता के नाम, तो देवेंद्रनाथ टैगोर था, इनकी माता का नाम शारदा देवी और इनकी पत्नी का नाम था मृणाली देवी। ये जो इनको जो है एशिया में सबसे पहले जो है वो नॉवल पुरस्कार जो है वो मिला था। क्यों मिला था, तो 1913 में मिला था। और गीतांजलि इनकी पुस्तक है, गीतांजलि पुस्तक, उस पे जो है इनको ये नॉवल प्राइज़ जो है वो मिला था। ठीक है। अगर हम इनके बारे में जाने तो ये क्या क्या थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि रहे थे, साहित्यकार रहे थे, दार्शनिक रहे हैं, भारतीय साहित्यकार रहे हैं और नॉवल पुरस्कार विजेता रहे हैं। ठीक है। इनको जो है इनको गुरुदेव, जैसा कि आप जानते हैं, इनको गुरुदेव नाम से भी जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो इनको गुरुदेव कहकर बुलाते थे। ठीक है। तो महात्मा गांधी के द्वारा इनको जो है वो गुरुदेव की उपाधि जो है वो दी गई थी। और अगर बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी की उपाधि में महात्मा जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी के द्वारा मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को दिया, और गुरुदेव की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया। ठीक है। 2 देशों का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है। एक तो हो गया हमारा भारत का जनगण मन जो है, और एक बांग्लादेश का अमार सुनार बांग्ला। ठीक है। तो ये 2 जो है वो राष्ट्रगान इनके द्वारा लिखा गया, और एकमात्र ये विश्व के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देश की जो है वो क्या लिखी है, राष्ट्रगान जो है वो लिखा है। ठीक है। अगर अब बात करें 1915 में, तो 1915 में जो है ये जॉर्ज पंचम, एक जो ब्रिटिश थे, उनके द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई। नाइटहुड जो है वो ब्रिटेन में, या फिर जो इंग्लैंड वाला एरिया है, जो ब्रिटिश लोग हैं, उसमें जो है वो बहुत ही बड़ी उपाधि जो है वो नाइटहुड की उपाधि है। तो ये जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जो है 1919 में इस उपाधि को जो है वो वापस कर देते हैं, या फिर इस उपाधि को जो है वो लौटा देते हैं ब्रिटिश को, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड जो होता है उसके विरोध में। ठीक है। जो जलियांवाला हत्याकांड होता है उससे रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो काफ़ी निराश होते हैं। उस टाइम तो मतलब काफ़ी लोग निराश हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के। तो इन्होंने अपना जो विरोध था उसके खिलाफ, वो अपनी ये जो उपाधि थी नाइटहुड की उपाधि, उसको वापस करके दी कि नहीं, मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए। ठीक है। ऐसे फिर साथ 1912 और 13 में जो है वो काफ़ी यात्रा करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, और काफ़ी विदेश घूमते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं विदेश से सीख कर आते हैं। ये विदेश खासकर यूरोप जाते हैं, और यूरोप में वो सीखते हैं कि वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है। ठीक है। और वहाँ से सीखने सिखाने की विधियाँ जो हैं वो जान कर आते हैं। वहाँ के लोग इतने कैसे जो है वो डेवलप हैं, क्यों वहाँ पे पॉवर्टी नहीं है। ठीक है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ पे कैसे मतलब बच्चों को सिखाया जाता है, ये सब चीज़ें जो वो सीख कर आते हैं। और ये बात करते हैं फिर वेस्टर्न एजुकेशन की भी। उनका देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का अगर आप जीवन देखेंगे, संपूर्ण जीवन, तो आपको पता चलेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर कैसे एक मानवतावादी व्यक्ति हैं। ठीक है। जो कहते हैं ना राष्ट्रवादी, तो वो केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं है। उनका मानना था कि पूरा विश्व जो है वो परिवार है, और यहाँ के हर लोग जो है उनसे हमें सीखना चाहिए। ठीक है। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, किसी भी मतलब कहते हैं कि ना किसी को भी बुरा माने, उनसे जो भी आप सीख सकते हैं, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको ग्रहण करने के लिए, वही मानवतावादी है। ठीक है। यानी कि हर मानव को श्रेष्ठ मानना, चाहे वो आपका दुश्मन हो, चाहे आपका दोस्त हो। ठीक है। उससे आपको जो भी सीखने को मिले वो आप सीखें, वही मानवतावादी। गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर में भी जो कॉन्फ्लिक्ट का एक मुद्दा रहा है वो मानवतावादी ही रहा है। गांधी जो थे वो राष्ट्रवादी थे। ठीक है। वो राष्ट्र को सबसे पहले रखते थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो मानवतावादी थे, मानवता को सबसे ऊपर रखते थे। बोलते मानवता आएगा उसके बाद ही जो है वो राष्ट्रवाद आ रहा है। ठीक है। मतलब पहले सारे मानव है, पहले जो है वो क्या है, पहले मनुष्य सबसे ऊपर है, उसके बाद कोई राष्ट्र है, कोई जाति है, कोई धर्म है। लेकिन गांधी जी जो थे वो उनका मानना था कि पहले राष्ट्र आता है, कि पहले हमें राष्ट्र को देखना है, पहले हम एक राष्ट्रवादी थे। ठीक है। इसलिए थोड़ा कन्फ्लिक्ट रहता था, और मतलब मैं भी इनके विचार से काफ़ी सहमत हूँ कि मानवतावादी जो है वो सबसे ऊपर आता है। तो इसी के अनुसार देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या चाहते थे कि हमारा जो एजुकेशन है, ठीक है, वो हम मतलब भारतीय शिक्षा जो भी आगे चलकर आने वाली है वो कैसा हो, उसमें हम वेस्टर्न
एजुकेशन को भी जो है वो कवर करें, ठीक है। यानी कि हम ये बिना भेदभाव के जहाँ से भी हमें यूरोप से जो भी सीखने को मिल रहा है, कैसे वहाँ शिक्षा दी जाती है, इसको भी हम ग्रहण करें अपनी शिक्षा पद्धति में और उस तरह से भी हम सिखाने का प्रयास करें, ठीक है। अपनी संस्कृति को नहीं छोड़े, लेकिन हम जहाँ से हमें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं सीखने को, वो भी हम ग्रहण करें, ठीक है। 1912 में जो है 1921 में फिर जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती विश्वविद्यालय, यानी कि जिसको आज हम शांति निकेतन के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। पहले इसका नाम जो था विश्व भारती विश्वविद्यालय था, ठीक है। और 1901 में फिर इसका नाम शांति निकेतन हो जाता है। इसका ये जो शांति निकेतन का जो मुख्य उद्देश्य था स्थापना करने का, उसका मुख्य उद्देश्य था रविन्द्रनाथ टैगोर का कि गरीब की सहायता करना, यानी कि ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना जिनके पास शिक्षा लेने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, और जो मतलब कि शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाते, ले नहीं पाते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण। तो इसलिए यहाँ पे गरीब की सहायता करना और ये भी था कि प्रयोग द्वारा शिक्षा प्रदान करना, प्राचीन शिक्षा को बचाना, ठीक है। यानी कि उनका ये भी मानना था कि प्रयोग द्वारा, यानी कि हम शांति निकेतन में हम ऐसी शिक्षा देंगे जिसमें बच्चे क्या करेंगे, हर चीज़ करके सीखेंगे, ठीक है। केवल हम व्याख्यान विधि द्वारा जो है वो शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे, बच्चों को करके हर चीज़ जो है सिखाया जाएगा और एक बाल केंद्रित शिक्षा का निर्माण किया जाएगा। और ये भी उद्देश्य था कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जिसमें लोग मतलब गुरुकुल की व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य का पालन था और भी जितनी चीज़ें थी हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, उसको बचाने का भी उनका एक उद्देश्य था इस विद्यालय के पीछे, शांति निकेतन के पीछे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था और आज हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन, यानी कि शिक्षा के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या सोचना था और उन्होंने जो शिक्षा में प्रयोग किए, जो शांति निकेतन में प्रयोग किए, उससे उनका क्या क्या अनुभव रहा, वो भी हम इसमें जानेंगे, ठीक है, और उनके विचार जानेंगे। तो शिक्षा दर्शन में जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के अगर आप जीवन देखें तो आपको सीधा सीधा बात पता चलेगा कि प्रकृति को, सामाजिक संदर्भ को, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, मानवतावादी की बात करते हैं, इसी के ओतप्रोत जो है या फिर प्राचीन संस्कृति को और फिर जो हमारी वेस्टर्न एजुकेशन है उसको मिला करके, ठीक है, यानी कि जो न्यू एजुकेशन है और जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारी पाश्चात्य जो संस्कृति है, हमारी जो प्राचीन शिक्षा है, वो सबको मिलाकर लेकर चलने की बात करते हैं, ठीक है। पॉइंट वो हमेशा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको देखने को मिलता है और उसी के इर्द गिर्द जो है वो चीज़ें घूमती है। कौन कौन सा पॉइंट? एक मानवतावादी, ठीक है, एक प्रकृति, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे था मानवतावादी, ठीक है, ये मानवतावादी, उसके बाद यहाँ पे प्रकृति और यहाँ पे सामाजिक संदर्भ की बात करते हैं और एक बात करते हैं मतलब पाश्चात्य और आधुनिक शिक्षा, ठीक है, जो हमारी प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों को मिलाकर लेकर चलने की बात करते हैं, जो मानवतावादी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, और बाल केंद्रित शिक्षा की भी बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अगर हम चलिए अब शिक्षा दर्शन देख ले तो यहाँ पे प्राकृतिक और सामाजिक संदर्भ से दूर ना हो, यानी कि शिक्षा बच्चों को ऐसी दी जाए जो प्रकृति से बच्चों को दूर न ले जाए। ऐसा ना हो कि हम बच्चों को ऐसे बिल्डिंग में पढ़ाएं जहाँ पे आसपास का वातावरण खाली बिल्डिंग वाला हो, ठीक है, मतलब वहाँ पे बगीचे ना हो, वहाँ पे मतलब चीज़ें ऐसी ना हो जो प्रकृति से दूर हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे शांति निकेतन का अगर वातावरण आपने कभी देखा या फिर कभी गूगल किया हो तो आपको पता चलेगा कि जो शांति निकेतन जो वातावरण है वो कैसा है। तो वहाँ पे कक्षाएं बहुत कम थी, ठीक है, वहाँ पे एक मैदान ही होता है, वहीं पे मैदान में ही बहुत सारे बच्चों को जो है वो प्रकृति के बीच में रह करके शिक्षा जो है वो दी जाती है। और सामाजिक संदर्भ से जोड़कर शिक्षा देने की बात करते हैं, यानी कि जैसे कि जो भी समाज में हो रहा है उससे बच्चों को जोड़कर बताया जाए। जैसे कि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं जल के बारे में तो हम बच्चों को जल किसी कक्षा में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं पर्यावरण के बारे में तो हम बच्चों को पर्यावरण में ले जा करके उसे बताएंगे कि पर्यावरण क्या है, ठीक है। फिर समाज में हम बताएंगे कि देखो पर्यावरण है तो हमारे आसपास जो भी है वो क्या है, वो पर्यावरण का हिस्सा है। हमारे लिए कैसे पर्यावरण ज़रूरी है, देखो ये बेंच जो है, हमारा जो खाना आ रहा है, हमारा जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, प्रकृति से आ रहा है, पर्यावरण से आ रहा है, ठीक है। तो हम बच्चों को उसके जीवन से चीज़ें जोड़ कर बताएंगे ताकि बच्चा ये ना समझे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो कोई रॉकेट साइंस है, ओके, वो हमारे जीवन से ही जुड़ा है, हमारे जीवन में उपयोगी है। उसके बाद बात करें संपूर्ण विश्व घर के समान है, और ये बच्चों को हम सिखाएं शिक्षा में कि हमारा विश्व जो है वो घर है, यानी कि हम किसी देश से या फिर हम केवल धर्म और संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते, हम पूरे विश्व से बिलोंग करते हैं और ये पूरा विश्व जो है वो हमारे से संबंधित है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। फिर 1915 में जब ये ब्रिटिश द्वारा सर, और एक और उपाधि यहाँ पे जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिलती है, सर की उपाधि जो है वो भी ब्रिटिश द्वारा जो 1915 में फिर मिलती है, ठीक है। 1913 में तो इन्होंने एक उपाधि जो है वापस कर दी थी, जो नाइटहुड की उपाधि थी,
तो उसके बाद फिर 1915 में, ठीक है, 1913 में जब वापस कर दिए थे, उसके बाद फिर 1915 में इनको मिलता है सर की उपाधि ब्रिटिश द्वारा। अच्छा, एक और कहानी जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, तोता। ठीक है, ये कहानी आपको पढ़नी चाहिए, बहुत ही अच्छी कहानी है। और आपको गूगल पे ये फ्री इसका ई बुक या फिर कुछ भी मतलब मिल जाएगा। अगर आप लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी तोता, तो आपको बहुत सारा इस पर जो है वो PDF मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये तोता नामक जो कहानी है, ये जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई। और इसमें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर वो एक तोता के माध्यम से, ठीक है, तोता के माध्यम से हमारे जो वर्तमान शिक्षा है, जो व्यवस्था है, उस पर जो है वो व्यंग करते हैं। तोता को जो है एक बालक के रूप में दिखाते हैं और ये कहते हैं कि कैसे उस तोते को जो है हम लोग सभ्यता सिखा रहे हैं, ठीक है, और व्यंग कर रहे हैं यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की कैसे हम मतलब किसी तोता को हम जो है वो मिठू मिठू बोलना नहीं बल्कि मुझे संस्कृत पढ़ना सिखा रहे हैं। इसके बारे में काफ़ी अच्छी कहानी आप पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं, आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर अब फिर बात करें प्राचीन शिक्षा पद्धति का गहरा प्रभाव हुआ, और यहाँ पे जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो प्राचीन शिक्षा को भी काफ़ी मतलब बहुत ही गहराई से जो वो पढ़ चुके थे, तो वो प्राचीन शिक्षा से भी काफ़ी प्रभावित थे। एक चीज़ मैंने गांधी जी के वीडियो में भी आपको बताया था कि गांधी जी भी जो थे वो प्राचीन शिक्षा से काफ़ी जो है वो प्रभावित रहे हैं, और यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर भी जो है वो प्राचीन शिक्षा से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आज की जो हमारी शिक्षा है उसमें हम अभी जो प्राचीन शिक्षा हमारी थी उस पद्धति को भी जोड़ें, ठीक है, और उससे भी हम कुछ मतलब शिक्षा जो है वो ग्रहण करने का प्रयास करें। आगे हम देखें तपोवन नामक लेख 1909 में शिक्षा संबंधित मूल विचार। यहाँ पे जो है वो तपोवन, देखिए वो इतना मतलब प्रभावित थे प्राचीन शिक्षा से, हमारी जो भारतीय प्राचीन शिक्षा थी उससे, कि वो एक लेख लिखते हैं तपोवन। उस टाइम की एक तपोवन जो है वो लेख का नाम था, 1909 में जो है इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। उसमें जो उनके मूल विचार थे वो इसी से संबंधित है, ठीक है, ये इसी से संबंधित है प्राचीन शिक्षा से। इसमें ये बात करते हैं आश्रम के बारे में, ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में, ठीक है। ऐसे ऐसे शब्द जो है उनको यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ये शिक्षा से संबंधित लेख था जिसमें उन्होंने इन सब चीज़ों की बात की थी, तपस्या की बात की थी, आश्रम की बात की थी, ब्रह्मचर्य जीवन की बात की थी। तो ये बात करते हैं, इससे पता चलता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो हमारी पुरानी संस्कृति और हमारी प्राचीन शिक्षा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ईश्वर एक योजना के तहत बच्चों में प्रतिभा देकर धरती पर भेजता है। इनका मानना था कि कोई बच्चा जो है वो खाली दिमाग या फिर खाली शरीर जो है वो पृथ्वी पर नहीं आता है, ठीक है। उसके अंदर ईश्वर द्वारा जो है उसकी जो विशेषता है वो ईश्वर उसके अंदर डालकर भेजता है, ठीक है। उसकी प्रतिभा जो है वो बच्चे के अंदर जो है वो निहित होती है और तब वो धरती पर आता है। हमें कुछ बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या करना है, हमें बच्चे का अंदर जो प्रतिभा है, जो ईश्वर ने जो उसके अंदर प्रतिभा भर कर भेजी है, उस प्रतिभा को क्या करने का ज़रूरत है, उजागर करने की ज़रूरत है। बच्चों को उससे मतलब जोड़ने की ज़रूरत है कि तुम्हारे अंदर ये प्रतिभा है, ठीक है। उसके पैशन से उसको या फिर उसमें जिसका इंटरेस्ट है वो हमें उससे जोड़ने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए जैसे कि मैं अगर कहूँ कि लता मंगेशकर के अंदर भगवान ने अगर गायकी की प्रतिभा अगर डाली थी, ठीक है, और अगर उसके टीचर जो है उसको ये बताते कि नहीं तुमको मैथ में ही अच्छा करना होगा, मैथ में ही अच्छा करना है, तो ये जो क्या होता है, उसकी जो प्रतिभा थी, जो ईश्वरीय प्रतिभा कह सकते हैं, या फिर जिसकी जो गायन की प्रतिभा थी वो दब जाती कहीं ना कहीं, ठीक है। और वो जो है वो उतना आज जितनी वो मतलब विकसित है, जितना उनका नाम है या फिर जितना भी उसमें अपने फील्ड में जो अच्छा कर रही है, शायद वो नहीं कर पाती। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चों पर जो है वो ज़बरदस्ती या कुछ भी नहीं थोपना है, ठीक है। उसके अंदर जो प्रतिभा है उसको उजागर करना है और उसी से बच्चों को जो है वो मिलाना है। शिक्षा का काम यही जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा है। और अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन में जो है वो 3 सिद्धांत जो इनको द्वारा दिया गया था, क्या बोला गया था, स्वतंत्रता, सृजनात्मकता, स्व अभिव्यक्ति, प्रकृति और मानव के बीच सक्रिय सहभागिता। यानी कि यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, कहते हैं कि बच्चों को जो है वो स्वतंत्र बनाया जाए, उन पे किसी पे डिपेंडेंट ना होने दिया जाए, ठीक है। वो पुस्तक पर या फिर किसी शिक्षक पर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि उनका अगर उनको हम प्रकृति में अगर छोड़ देते हैं, यानी कि अगर हम किसी वातावरण में छोड़ दें, तो हम बच्चों को इस लायक बनाएं कि वो खुद ही जो है वो अपने आसपास के वातावरण से चीज़ें सीखें, ठीक है। तो स्वतंत्र शिक्षा की बात करते हैं कि बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के, बिना किसी क्या कहें कठोरता के जो है वो स्वतंत्र शिक्षा देने की बात करते हैं। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और स्व अभिव्यक्ति, यानी कि बच्चों को हम बोलने का कक्षा में अवसर दें, केवल हम व्याख्यान विधि या फिर केवल शिक्षक ही जो है वो कक्षा में ना बोलते रहे, ठीक है। बच्चों के ओपिनियन, बच्चों की जो चीज़ें हैं वो जानने का हम प्रयास करें, ठीक है। और सृजनात्मकता जो है इससे जो है वो डेवलप होगी, क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर आएगी, ठीक है। बच्चे सोचेंगे अच्छा हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ठीक है। एक और बच्चा बोला अरे हाँ हम भी ये देखे थे, ठीक है। तो बच्चे एक दूसरे से खुद को जोड़ेंगे, ठीक है, अपनी
अपने जीवन से चीज़ों को जोड़ेंगे, उनके अंदर क्या होगी, क्रिएटिविटी की भावना जो है वो विकसित होगी। बच्चे अपने जो विचार है वो व्यक्त करेंगे, आप उसमें अपने विचार जोड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे के दिमाग में जो है वो क्या होगा, विकास होगा। ठीक है। प्रकृति और मानव के बीच सक्रिय सहभागिता, यानी कि बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दें जो प्रकृति और मानव से जुड़ी हुई हो। हम बच्चों को ये सिखाएं कि प्रकृति के जीवन में मानव का क्या रोल है और मानव के जीवन में प्रकृति कैसे संबंधित है, दोनों में क्या अंतर संबंध है, इसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे। और ये बताएंगे कि प्रकृति कैसे मानव के लिए ज़रूरी है। ठीक है, प्रकृति का महत्व बताएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है इनका सिद्धांत के अंतर्गत आती है। आगे बात करें प्रकृति का महत्व, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति से काफ़ी संबंधित रहे हैं, तो यहाँ पे प्रकृति आपको बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें प्रकृति का महत्व के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, तो वर्तमान शिक्षा जो है उसके बारे में कहते हैं कि ना, वर्तमान शिक्षा जो है वो हमें प्रकृति से और सामाजिक संदर्भ से क्या कर रही है, हमें दूर ले जा रही है। हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। आज आप कोई भी स्कूल देखिए तो आपको कहाँ पे ऐसे स्कूल मिलते हैं जहाँ पर आपको बिल्डिंग ना हो। ठीक है, सब जगह बिल्डिंग है। अगर हम बात करें कहाँ पे ऐसे स्कूल है जहाँ पे हम बच्चों को मतलब चीज़ों को सर्वे करके, यानी कि घुमा करके बताते हैं कि देखो हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, भ्रमण के द्वारा कहाँ हम कुछ बच्चों को बता रहे हैं, कहाँ हम बच्चों को किसी खुले मैदान में लेकर जाकर बता रहे हैं, कहाँ हम किसी बच्चों को मतलब जीवन से जोड़कर चीज़ों को दिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही कम मतलब आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो वही रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि प्रकृति से दूर और सामाजिक संदर्भ से दूर जो है आज की शिक्षा जो है वो चली गई है, वर्तमान शिक्षा चली गई है। ठीक है, और ये शिक्षा कैसी है, तो ये शिक्षा निर्जीव है। ठीक है, और मूल्यहीन है। यानी कि इसमें मतलब हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं, केवल चौक और डस्टर से अगर पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, तो ये शिक्षा में बिल्कुल भी जान नहीं है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। और मूल्यहीन है, मतलब बच्चा जिसके पास तेज बुद्धि होगा, या फिर कह सकते हैं जो प्रतिभावान बच्चा है और जिसके अंदर केवल मेमोराइजेशन की पावर ज़्यादा अच्छी है, स्मृति अच्छी है, केवल वही बच्चा जो है इसमें अच्छा कर पाएगा। बाकी सारे बच्चे क्या होंगे, वो पिछड़ जाएंगे और ये शिक्षा कैसी हो जाएगी, मूल्यहीन शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो और ये शिक्षा कैसी हो जाएगी, जो शिक्षा बच्चों को उसके अंदर जो निहित उसकी जो प्रकृति है, ठीक है, जो बच्चा प्रतिभा अपने अंदर लेकर पैदा हुआ है, वो उसके अंदर जो है वो दब जाएगी। ठीक है, शिक्षा को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रकृति से जोड़ना ज़रूरी। और अगर आपको शिक्षा में अर्थपूर्ण बनाना है, यानी कि शिक्षा को ऐसा बनाना है जो बच्चों के बाल केंद्रित हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रकृति से जोड़ना पड़ेगा, सामाजिक संदर्भ से शिक्षा को जोड़ना पड़ेगा, दैनिक जीवन से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और इससे क्या होगा, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। आज हम सोचते हैं कि कैसे हम बच्चों को समझाएं कि समझ में आ जाए, तो ये इसका एक सोल्यूशन है कि हमें एक बार ट्राई करना चाहिए कि कैसे हम बच्चों को अगर जोड़कर बता रहे हैं जीवन से और उसके आसपास की चीज़ों से, प्रकृति से जोड़कर बता रहे हैं, तो कैसे बच्चा जो है वो उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, कि हम ज़्यादा बच्चों को सिखा पा रहे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। बच्चे दुनिया की वास्तविकता से निरंतरता और खुशी से परिचित होंगे और इससे क्या होगा, बच्चे जो है वो खुशी शिक्षा को प्राप्त करेंगे और दुनिया की वास्तविकता जो है, ठीक है, उससे जो है वो रूबरू होंगे, उसको समझ पाएंगे। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को लेकर के, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो यूरोप की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, कि वहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं वो हमें अपने अंदर लानी चाहिए और ये कहते हैं कि हम सब जानते हैं। ये वाक्य बोलने की बजाय हमें ये बोलना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और हमें मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए जो है वो ललायत रहना चाहिए। ये जो है वो कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति नहीं कहेंगे, भारतीय के लोग की जो एक मानसिकता है कि नहीं, हम वेस्टर्न चीज़ों को नहीं अपनाएंगे क्योंकि हम सबसे अच्छे हैं। ठीक है, तो ये कहने के बजाय हमें ये कहना चाहिए कि जो भी चीज़ अच्छी है समाज में, उसको हम ग्रहण करेंगे। ठीक है, हम ये जानेंगे क्या क्या समाज में अच्छा और उसको हम क्या क्या अपने जीवन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमेशा हम ये घमंड में ना रहे कि हमें सब कुछ पता है, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को सीखें, हमेशा कुछ ना कुछ नया कैसे सीखते रहें। ठीक है, और हमें सब कुछ हम सीख सकते हैं, ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को सीख पाएंगे। उनका मानना था कि सभी आधुनिक भौतिक साधनों के बावजूद बिना संस्कृति चेतना के मानव का जीवन व्यर्थ है। और यहाँ पे देखिए संस्कृति को भी जो है वो सांस्कृतिक चेतना को भी जो क्या करते हैं, ये महत्व देते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे पास सब कुछ है, आधुनिकता की हर उपकरण है, हर साधन है, लेकिन हमारे पास अपनी अगर संस्कृति चेतना नहीं है, ठीक है, अगर हमें अपनी संस्कृति को लेकर मतलब लगाव नहीं है और उसके साथ हमारा प्रेम नहीं है, तो हमारे लिए सब व्यर्थ है। ठीक है, तो आगे बात करें गतिविधि का सिद्धांत। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर गतिविधि का सिद्धांत देते हैं और कहते हैं कि
सक्रिय शिक्षा की बात करते हैं इसमें और कहते हैं कि स्थिर शिक्षा या फिर व्याख्यान विधि जो है वो छात्रों में जो है वो क्या करती है, अलगाव लाती है। ठीक है, जो छात्र और जो टीचर के बीच में जो कनेक्शन है उसको दूर करती है। अगर हम केवल व्याख्यान विधि से पढ़ाते हैं, बच्चे जल्दी ऊब जाते हैं। ठीक है, वो लगाव जो है वो शिक्षक के साथ बच्चों का नहीं जुड़ पाता है। इसके बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि जैसा एक वाक्य, हाँ यहाँ पे कहते हैं कि जैसे हम अगर मान लीजिए कुछ बच्चों को अगर सिखा रहे हैं तो उसको हम जीवन से जोड़कर सिखाएं और उसका ऐसा प्रयास करें उसको सिखाने में कि केवल वो अपना दिमाग उपयोग ना करे बल्कि अपने पूरे शरीर का उसमें उपयोग करे। ठीक है, इस तरह की शिक्षा, जैसे कि हम पोएम पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को केवल बोल बोल कर या फिर उसका जो समझाएं केवल नहीं उसका अर्थ, बल्कि हम उनको क्या करें, उनको एक्शन के द्वारा नाच नाच कर, ठीक है, और अलग अलग मतलब एक्शन के द्वारा और अलग अलग तरीके से जो है वो बच्चों को हम उससे जोड़ें। ठीक है, ताकि बच्चा अपना पूरा शरीर को उससे अपना जोड़ सके और चीज़ों को सीख सके। इसको सक्रिय शिक्षा की जो बात है यहाँ पे कहते हैं। अध्यापक के बारे में क्या कहते हैं, तो अध्यापक के बारे में कहते हैं कि छात्र को उपदेश देने की जगह व्यवहार में लाकर सिखाए, यानी कि वही बात, बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए जो सक्रिय शिक्षा हो। ठीक है, केवल उपदेश ना दे शिक्षक। ठीक है, और हर चीज़ जो है वो व्यवहार में लाकर सिखाए, कर सिखाने पर यहाँ पर जोर देते हैं। अध्यापक का अपना जीवन सत्य की खोज की लगन की तरह होना चाहिए। छात्र सत्य एवं प्रकृति को सम्मान देने की भावना और आत्मसात कर ले। यहाँ पे शिक्षा के लिए कहते हैं कि उसको एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जो ऐसा लगे कि वो सत्य की खोज में निकला है। ठीक है, मतलब वो चीज़ों को खोज रहा है और उससे ही जो है वो बच्चों को जोड़े। ठीक है, और यहाँ पे छात्रों के साथ मतलब अध्यापक और छात्र का संबंध भी उसी तरह हो कि केवल जो है वो लेने देने का संबंध ना हो किसी शिक्षक और किसी छात्र में, बल्कि किस ऐसा संबंध हो उसके जीवन से, शिक्षक के जो जीवन अनुभव है उससे उसका अनुभव जो है वो छात्र का अनुभव जो है वो जुड़ा हो। ठीक है, शिक्षक ने जो भी अनुभव ग्रहण कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए हमेशा शिक्षक भी जो है वो हमेशा लर्नर ही रहता है। कभी भी टीचर मतलब ये नहीं होता है कि वो सब कुछ जानता है। ठीक है, तो शिक्षक जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे और बच्चों को भी उससे जोड़े कि उसने क्या क्या अनुभव ग्रहण किया, बच्चे के अनुभव जानने का प्रयास करो और साथ में एक अनुभव शेयर करने की जो भावना है वो विकसित हो। ठीक है, और जीवन में साथ साथ जो है वो चीज़ें सीखे किसी छात्र के साथ मिल करके। ठीक है, उसे सिखाए नहीं बल्कि उसके साथ सीखे और केवल लेन देन की भावना ना हो, यानी कि बच्चों को केवल हम पढ़ा दिए और बच्चा हमको उसके बदले मार्क्स ला कर दिखा दिया, केवल इस तरह की भावना जो हो वो ना हो। ठीक है, इसके बाद है कुछ शिक्षण विधियाँ और यहाँ पे है पुस्तक और उसके बाद है शिक्षा अनुशासन और शिक्षा के उद्देश्य और यहाँ पर एक और उनकी पुस्तक के बारे में यहाँ पे बात है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।